अच्छा भाई, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है इनकम इन वेल्थ इनइक्वालिटी। देखिए, सबसे पहले तो बात को समझें कि इनकम और वेल्थ में डिफरेंस है भाई। इनकम आपकी हो सकती है सर वेजेस। इनकम है आपकी सैलरीज हो गए, आपके जो रेंट्स हो गए, आपको जो बेसिकली रेंटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए इनकम है। आपको जो इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग तो वो आपके लिए इनकम है। आप जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो दैट इज ऑल्सो योर इनकम। बट अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो वेल्थ का मतलब सर क्या होता है कि वो आपकी हैं सेविंग्स। वेल्थ का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी, आपके शेयर्स, सही है, आपकी बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी, सही है। तो हम इनकम को कहते हैं कि ये क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। और वेल्थ को हम लोग कहते हैं ये हमारा है स्टॉक कॉन्सेप्ट। सही है, चले। ओके हो गया, तो आपको इनकम और वेल्थ का जो डिफरेंस है वो पता चल गया। इनकम बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो वो है एक रिवॉर्ड है, सही है, ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही है। इनकम जो है वो एक रिवॉर्ड है, सही है, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर है, काम करा, वेजेस मिल गई। लैंड है, उसको जो है वो रेंट मिल गया। सही है। वेल्थ बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के पास कितने स्टॉक ऑफ एसेट्स हैं दैट ही हैज बिल्ट ओवर द टाइम पीरियड। सही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल का कितनी उसके पास जो है वो एसेट्स, प्रॉपर्टी या क्या क्या चीजें जो है वो उसकी पोजेशंस के अंदर आ रही हैं। ठीक है। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ होगी। डन। तो इनकम हो गया रिवॉर्ड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेयर एज आपकी जो वेल्थ है वो सर क्या हो चुकी है, आपकी जो है वो स्टॉक ऑफ एसेट्स दैट इज बिल्ट एक टाइम लगा के। सही है। अच्छा सर, इनकम को हम लोग बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट? क्योंकि सर हमारे पास ये होता है कि आप इसको मेजर कर सकते हो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और सर हमारे पास ये होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सर क्या होते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर ये हो जाते हैं आपके क्या भाई, वेरिएबल। वेल्थ को हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त इसको जो है वो मेजर वगैरह कर रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक आपने कुछ टाइम बाद जो है वो आप इसे जो है वो चेक कर रहे हैं। और ये डे टू डे बेसिस में ये इंक्रीज नहीं हो रही है। ये अगर इंक्रीज हो रही है तो ये कुछ टाइम ले रही है। तो ये तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि ये होता क्या है। अब सर हमारे पास आता है कि हम मेजर कैसे करते हैं इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को। तो देखिए, गवर्नमेंट का एक मैक्रो इकोनॉमिक एम है दैट इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, राइट। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मेजर करना पड़ेगा लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। सही है। टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट needs to measure government needs to measure the level of income inequality, the level of income inequality, सही है,
और डिफरेंट बहुत से मेथड्स हैं, पर अपने कोर्स में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गिनी कोफिशिएंट। सही है? चलें। गिनी कोफिशिएंट बेसिकली एक, आप समझे कि एक न्यूमेरिकल, एक फिगर आपको देता है। सही है? और वो ये शोकेस करता है कि भाई टू व्हाट एक्सटेंड आपकी इकोनॉमी के अंदर इनकम इनइक्वालिटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जितना कम आपका गिनी कोफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी इनकम की एक इकोनॉमी के अंदर। सही है? चलें। तो सर अब जरा देख लेते हैं, हमारे पास एक कर्व होता है, लॉरेंस कर्व। सही है? सर ये आ गई हमारे पास लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है? यहां सर आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ इनकम। यहाँ आ गया क्या? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। सही है? अब देखिए, अगर मेरे पास लेट सपोज, देखिए ये मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ इक्वालिटी है ये, कि अगर आप इस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब सर कि आपके तो इकोनॉमी एकदम परफेक्ट है सर। पर होता पता है क्या है हमारे पास, कि लेट सपोज कि एक आपका पॉइंट आ रहा है ए। सही है? ये आपने बनाया एक लॉरेंस कर्व, और अब आपका यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बी। अभी मैं समझा रहा हूँ उसको, एक मिनट रुके। देखिए होता है ये हमारे पास कि अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ, सही है, पहले आप जरा इसका फॉर्मूला देख लें कि गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये पूरा एरिया ए है और ये आपका जो एरिया है दैट इज बी। सही है? ए जो है वो शोकेस करता है इन इक्वालिटी का एरिया, और ए प्लस बी जो है वो आपको बता रहा है टोटल एरिया। सही है? देखिए लेट सपोज हमारे पास जो है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 80% है। और एक, जब लाइन ऑफ इक्वालिटी तो मतलब क्या है, 80% पॉपुलेशन है, 80% हमारी इनकम होगी। सही है? बट अगर हम पॉइंट बी पर आ रहे हैं तो वो ये शोकेस कर रहा है हमारे पास के 80% पॉपुलेशन तो है, बट इनकम जो है वो 40% है। इनकम कम है हमारे पास। सही है? तो अब हमारे पास क्या हुआ, कि लॉरेंस कर्व ने हमें ये बताया कि सर 80% जब मेरी पॉपुलेशन है, तो इस पॉइंट पे मेरी इनकम का जो परसेंटेज है दैट इज कितना? 30%। क्या ये बात समझ आई? ओके हो गया? तो इसका मतलब हम लोग ने क्या एक्सपीरियंस किया? इन इक्वालिटी। क्या एक्सपीरियंस किया? इन इक्वालिटी। अब आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, लॉरेंस कर्व को थोड़ा सा दूर बनाता हूं। अगर ये कुछ यहां पे आ रहा है, इस साइड पे, तो सर अब क्या हो रहा है, ये लेट सपोज अब हो चुका है 20%। तो अब ये क्या शोकेस कर रहा है हमारे पास, कि सर जब हमारी इनकम कितनी है, 80% हमारी पॉपुलेशन है, तो हमारी इनकम कितनी है? 20% इनकम है। तो इससे हमें ये पता चला कि जितना दूर हम लोग लाइन ऑफ इक्वालिटी से होंगे, उसका मतलब
मतलब ये है कि उतना हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन इक्वालिटी अपने इकोनॉमी के अंदर। सही है। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा हम लोग लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर हैं, सही है, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है इन इक्वालिटी। अब देखिए, आपको इसको कैलकुलेशन वगैरह आपके एएस में इतना जो है ये टेस्ट नहीं करेगा। आप बस कुछ वैल्यूज हैं उसे याद रख लें, आ जाए। अगर तो देखें, इफ ए इज जीरो, इफ ए इज जीरो, हमारा गिनी कोफिशिएंट भी जीरो आएगा, क्योंकि जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो ही होगा। तो यहां पे आप एक्सपीरियंस करेंगे परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है। लेट सपोज, अब अब अगर हमारे पास इफ गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू वन, और इक्वल टू वन जब ही होगा जब सर हमारे पास ए विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस सिचुएशन में सर हमारे पास क्या है? परफेक्ट इन इक्वालिटी है। सही है। कि परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि 100% हमारे पास अ, अगर इनकम है तो इक्वल टू 1% पॉपुलेशन। ओके, हो गया, डन है। तो इससे हमें, अगर हम एक छोटी सी समरी बनाए, तो वो हमें ये नजर आती है कि यार, जितना ज्यादा आपका गिनी कोफिशिएंट है उतना ज्यादा इन इक्वालिटी है। मतलब गिनी कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इनइक्वालिटी। और जितना कम आपका गिनी कोफिशिएंट है उतना कम आपकी इनइक्वालिटी है। सही है। चलो, तो सर यहाँ पे आप एक और कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का। सही है। कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी कहाँ पर होती है? सही है। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग इकोनॉमीज में यूजुअली ज्यादा इनइक्वालिटी होती है। सही है। इसमें आप एग्जाम्पल में अपने पास हमेशा याद रख लें कि इसमें इंडिया आ गया मेरे पास, और इसमें मेरे पास जो है वो चाइना आ गया। कि इंडिया के अंदर हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी कुछ ज्यादा ही है। सही है। अच्छा भाई, सर यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखें कि हमारे पास इनइक्वालिटी हो क्यों रही है, कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी हो रही है। और ये आप पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं ओ लेवल्स में, वेज डिफरेंशियल्स, रीजंस फॉर इनइक्वालिटी। पहला रीजन कि पार्ट टाइम वर्कर्स वर्सेस फुल टाइम वर्कर्स, बोथ विल बी अर्निंग अ डिफरेंट सैलरी, प्लस व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? और टैक्सेशन जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है या रिग्रेसिव है? क्योंकि अगर रिग्रेसिव नेचर है तो भाई आप छोड़ ही दो ना यार। तो बेचारा जिसकी इनकम कम है वो उसके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा। दूसरा, इनइक्वालिटी इसलिए भी अकर हो रही है क्योंकि सर हमारे पास डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के लोग हैं, हमारे पास डिफरेंट स्किल सेट है यहाँ पे। और हमारे पास सर क्या है? एक्सपीरियंस भी जो है वो हर किसी का डिफरेंट है। और प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर के अंदर यूजुअली आपकी जो इनकम लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होती है देन अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि देखें कुछ ऐसी पॉलिसीज कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूट तो करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चार पॉलिसीज को आप याद करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए चार पॉलिसीज को याद रखें। पहली, मिनिमम वेज। दूसरी, ट्रांसफर पेमेंट्स। सही है। दैट इज, जो हमारे पास लोग हैं हु आर अनेबल टू अफोर्ड, हु आर एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उन्हें आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, कि सर ज्यादा टैक्स चार्ज करना वो लोगों पे जिनकी इनकम ज्यादा है। और डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप जो है क्या कर रहे हैं भाई, फ्री चीजें जो है वो दे रहे हैं ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कर सके। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली पॉलिसी की अगर मैं आ जाऊं, जरा हम लोग टैक्सेशन पे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो सर देखें, होता पता है क्या है, कि अगर आप लेट सपोज इनकम टैक्स लगा रहे हो, आप जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स लगा रहे हो, इनकम टैक्स लगाओ, कॉरपोरेशन टैक्स लगाओ, इतना लगाओ कि अवाम परेशान नहीं हो। अगर तुमने ज्यादा लगा दिया तो भाई इससे क्या होगा, डिस इंसेंटिव टू वर्क। और फिर हम लोग शोकेस करेंगे अपना लेफर कर्व, टैक्स का रेवेन्यू, और सर टैक्स रेट। कि हमारे पास सर क्या आ गया, यूं करके एक कर्व बन गया कि सर यहां तक तो कहानी सही चल रही थी, बट अब आपने इतना टैक्स रेट लगा दिया है, आप 30% टैक्स रेट था, आप इससे एक्सीड कर चुके हैं अब सर। अब पता है क्या हो रहा है, कि आपकी जो अवाम है, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, बोल रहे हैं हम नहीं देंगे टैक्स। तो मतलब क्या हुआ कि वो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं टैक्स एवेजन में, टैक्स की चोरी। और ये तो है भी इनकम टैक्स, इसमें तो इजी है बचना। ठीक है। रिग्रेसिव वाला तो है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं कि आप गुड लेंगे तो आपको टैक्स दे पे करना है, स्पेसिफिक गुड्स तो है नहीं है। सही है। अच्छा, टैक्सेशन की वजह से हमारे पास होता ये है कि आप अपनी दूसरी पॉलिसीज को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब आप टैक्सेस लेंगे तो उस टैक्स रेवेन्यू से आप क्या करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो दे रहे होंगे। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हें आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं सर। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के अंदर अ, यही बात है, इसका भी ड्रॉबैक है कि यार दो चीजें असल में होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में भी, जरा देख लेते हैं उसको भी। मेन पर्पस क्या है कि भाई जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि असली में आपके डिजर्विंग लोग हैं, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं मींस टेस्टेड बेनिफिट की। सही है। कि हमारे पास सर क्या होगा कि आप जो डिजर्विंग लोग हैं जब इन्हें देंगे तो इससे इक्वालिटी भी क्रिएट होगी और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। बस एक मसला है कि डिस इंसेंटिव टू वर्क, अब वो मेहनत जो है वो शायद अब ना करें क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मुफ्त में पैसे मिल गए। ठीक है। पर ये डिजर्विंग लोग हैं। फिर हमारे पास है यूनिवर्सल बेनिफिट। यूनिवर्सल बेनिफिट ये है कि सर आप हर किसी को जो है वो दे रहे हैं, जिसने भाई बोला कि भाई मैं पैसे, आप हर किसी को जो है वो बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
सर जब आप यूनिवर्सल बेनिफिट्स जो है वो दे रहे होंगे, तो सर ये क्योंकि हर किसी के लिए है, इसकी फॉर एग्जांपल आप देखें, सब्सिडाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा तो नहीं ना कि किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी हुई है, या स्पेसिफिक ही को दे रहे हैं ये। तो सर ये जो है वो आपका असल बर्डन जो है hit करती है। रिग्रेसिव टैक्सेशन है। रिग्रेसिव टैक्सेशन अगर आप लगाते हैं तो इससे ये होता है कि आपके पुअर पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप क्या करें, रिग्रेसिव टैक्सेशन को कर दें सर कम। मतलब आप जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर दें कम। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप कम करेंगे तो इससे होगा ये कि हमारे पास जो है लोग जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे। गुड्स आपको जो है वो इन्फ्लेट हुए हुए नहीं मिलेंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो नहीं होगा, गुड्स सस्ते बिक रहे होंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि टैक्स नहीं लगा हुआ ना उन स्पेसिफिक गुड्स। तो हमारी जो पॉवर्टी है वो कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सही है। आपको अगर करना है तो आप ये जो रिग्रेसिव टैक्सेशन आपको कम करने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करना है, तो ये आप उन गुड्स पे करें जो कि नेसेसिटी गुड्स हैं। लग्जरी गुड्स पे रहने दें। ठीक है, लग्जरी गुड्स पे आप जो है उसको चेंज जो है वो नहीं करें। ठीक। अब सर जरा कुछ जो है वो आप देख लें। एक होता है सर आपका मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, और एक होता है आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन, MRT और ART। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये है सर कि प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पेड व्हेन एडिशनल इनकम इज अर्न। तो सर ये क्या हो गया हमारा, कि आप जो है जैसे ही आपने एडिशनल इनकम अर्न करी, आपने कितने पैसे कितने टैक्स जो है वो आपने पे करा। ठीक है। एन एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन इज बेसिकली एवरेज परसेंटेज ऑफ इनकम which is paid in taxes। तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास कि चेंजेस इन टैक्स पेड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। अच्छा, ये टोटल इनकम यहाँ पे जो भी है ये आप लिखेंगे बिफोर टैक्स की। सही है, जिसमें टैक्स अभी तक जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ हुआ। अब देखें जरा MCQ से कुछ पॉइंटर्स हैं, उसको जरा आप देख लें कि अगर हमारे पास एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि टैक्स क्या है भाई, प्रोग्रेसिव नेचर का है। अगर हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टैक्स क्या है आपका, रिग्रेसिव नेचर का। और अगर आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन कांस्टेंट है, तो सर वो क्या है आपका, प्रोपोर्शनल। तो सर आपको इन सब का मतलब तो पता है कि प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये है कि भाई जितना ज्यादा इनकम आप अर्न करोगे उतना ज्यादा यू विल हैव टू पे टैक्स। रिग्रेसिव नेचर का मतलब ये है कि टैक्स की अमाउंट जो है वो सेम रहती है, तभी जितना ज्यादा आप इनकम अर्न कर रहे होते हैं तो उतना ज्यादा आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है। और प्रोपोर्शनल नेचर ये होती है टैक्स की कि हमारे पास जो है वो टैक्स का जो रेट है वो एक ही जो है वो लग रहा होता है, वॉट एवर द इनकम इज।
सही है। अच्छा सर, हमारे पास हमने टैक्सेशन वाली पॉलिसी हो गई। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब है क्या भाई, एक है आपने मिनिमम वेज पढ़ा था। सही है। तो देखिए मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट को भी जरा देख लें आप, कि ये मेरे पास आ गई है सर वेज, और ये आ गई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट। या आप क्वांटिटी ऑफ लेबर भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। सही है। ये आ गई आपकी डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, वेज रेट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये आ गया आपका मिनिमम वेज। सर अब इससे होता पता है क्या हमारे पास, कि मिनिमम वेज जब आप लगा रहे हैं ना सर, तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर है वो ज्यादा है, मतलब लेबर अपने आप को ज्यादा सप्लाई कर रहा है, क्योंकि एट हायर वेज रेट लेबर बोलेगा यार मुझे तो काम करना है। पर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है, सरप्लस सिचुएशन है, क्या है, सरप्लस सिचुएशन है, तो हमारे पास सर क्या हो रहा है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई या नहीं हुई। जब सरप्लस सिचुएशन होगी तो हमारे पास होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही होगी मार्केट के अंदर। सही है। डन। सर, तो सर हमारे पास कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा, सही, जैसे कि क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, हमने डिस्कस किया है ये, एक मिनट में इसको जरा लगा देता हूँ। Explain the possible economic reasons for inequality of income and consider whether inequality of income can benefit an economy। तो आपने inequality को पहले बताया, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सही है। रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। इसके बाद आपने बात करी सर कि हमारे पास रीजंस हमने वही देखे, कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, टैक्सेशन का टाइप, यही हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। फिर हमारे पास इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या शोकेस कर रही है, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये सर आपका क्या है, अभी तक AO1 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। अभी जो ये वाला जो पूरा एरिया है ना सर, ये हमारे पास क्या है, AO2 है आपका, एनालिसिस है। कि सर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो क्या शोकेस कर रही है, कि हमारे पास एंटरप्राइज इनकरेज हुआ होगा। सही, देयर विल बी इंसेंटिव टू वर्क। सही है, आपके वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप उन्हें स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि सर क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो डिफरेंसेस होंगे। सही है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी जो है वो हो सकती है, लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का पार्ट बन सकते हैं। सही है। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, मींस टेस्टेड और यूनिवर्सल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट याद नहीं आ रहा तो वो डायरेक्ट लिख दे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, विच विल बी क्रिएटिंग अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। चले, अब सर हमारे पास जो है वो इसकी इवैल्यूएशन क्या थी, कि सर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं, तो सर ये एक्ट करेगा एज एन इंसेंटिव फॉर लो इनकम ग्रुप्स। सही है। कि वो लोग सर क्या करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे। सही है, और जो है वो ग्रोथ में जो है वो हेल्प करेंगे इकोनॉमी की। ठीक है। हाउ एवर देर शुड बी फेयरनेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज हमारे पास सर क्या होगा, कि सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दोनों जो है वो आप एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे होंगे। सही है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि इनइक्वालिटी जो है, मार्केट फेलियर, इनइक्वालिटी, जो भी ऐसी चीजें हैं, इट कैनॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम अ सोसाइटी। सही है, इट कैन बी रिड्यूस टू एन एक्सटेंट। ठीक है सर। तो ये हमारा जो है वो इसका क्वेश्चन भी जो है वो हो गया। चले, अगर किसी को कोई मसला है तो जरा पूछ ले यार।